नेक्स्ट वन, जो अगला टर्म हमारे सामने आया है उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन क्या कहती है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये किस तरह से डिफाइन कर रहा है। जब भी हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तो दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे और उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बीच में जो शेयर्ड पेयर है वैसे तो उन्हें बीच में ही रहना है, पर शेयर्ड पेयर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा वो खींचेगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी के नज़दीक जाएंगे, और जिसके नज़दीक जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज आएगा। देखो अप्लाई कैसे किया गया। ए और बी के बीच में बॉन्ड बना लिया। जैसे मान लिया कि ए और बी ने कंबाइन करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और इस तरह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। जैसा कि पहले केस में बताया है कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पर शेयरिंग हुई है तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में थे, इस वाले को नाम दिया गया है ए और इसको नाम दिया गया है बी। अब अगर मैं मानता हूँ कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ए के नज़दीक आ गए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ए के नज़दीक आ गए तो ये बी से तो दूर चले गए हैं। अब अगर ये ए के नज़दीक आएंगे तो जिस एटम के नज़दीक इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पर नेगेटिव, और जहाँ नहीं आएंगे वहाँ पर पॉजिटिव। तो ऐसा होने की वजह से ए के ऊपर तो चार्ज डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव, और बी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब ये बॉन्ड बनेगा पोलर। तो एक पोलर बॉन्ड के अंदर जो पोलरिटी आती है, जो चार्ज आते हैं, वो ई एन की वजह से होते हैं। अगर ए का ई एन ज़्यादा है तो वहाँ पर होगा माइनस, तो इसके ऊपर होगा प्लस, और अगर बी का ई एन ज़्यादा है तो वहाँ पर होगा माइनस और ए पर होगा प्लस। तो जो माइनस रखेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन उसी के नज़दीक होंगे। जैसे यहाँ बी के नज़दीक चले गए और यहाँ पर ए के नज़दीक आ गए। तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका ज़्यादा होगा वो खींच लेगा, वहाँ माइनस और अगले पे प्लस। नेक्स्ट वन, अगला जो यहाँ पर पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। जो इससे पहले वाले पॉइंट में हम पढ़ के आए थे वो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। वैसे तो दोनों ही टर्म्स जो हैं वो डिफाइन होती हैं नॉन मेटल्स के लिए, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना होता और एक जगह बॉन्ड बन जाता है। जब ई की बात की थी तो हमने कहा था आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, हमने एक्स में इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, जबकि यहाँ तो हम बॉन्ड बना चुके हैं। ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। पूछे कौन सा बॉन्ड बना है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, जबकि यहाँ पर आइसोलेटेड एटम की बात हुई। नेक्स्ट वन, यहाँ पर एनर्जेटिक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का चेंज आया। कैसे आया? हमने कहा ई के लिए पहला जोड़ा तो एक्सो है, दूसरा जोड़ा तो एंडो है। क्या हमने ई में इलेक्ट्रॉन जोड़ा? ई में तो शेयरिंग हुई, एक ने शिफ्ट कर लिया, जिधर गया उधर माइनस, जब नहीं गया तो प्लस। तो यहाँ तो शिफ्टिंग होती है, मतलब इसका कोई भी एनर्जी वाला टर्म नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एनर्जी का चेंज आता है। अगर एनर्जी का चेंज आएगा तो फिर कोई ना कोई यूनिट भी होगी। यूनिट कैसी होंगी? जैसे वही यूनिट जो हमने आईपी के लिए काम में ली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, इस तरह की यूनिट्स वहाँ पर काम में आती हैं। जबकि ये वाली क्वांटिटी के लिए हम क्या कहेंगे? दिस इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों कहा? क्योंकि इसमें तो एनर्जी का चेंज ही नहीं हो पाता। इसके अलावा वो कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसकी वजह से इसमें चेंज आएंगे, और चेंज आएंगे तो इसके जो ट्रेंड्स बनेंगे ये इर्रेगुलर ट्रेंड होंगे। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो हम कहते हैं इनर्ट सबसे पीछे, फुल फिल्ड उसके बाद, हाफ फिल्ड उसके बाद, S1 और P1 को बदला, उसके बाद जमाया। क्यों जमाया? क्योंकि वो बॉन्ड बनने से पहले की टर्म है और उसके लिए हमें कन्फिग्रेशन देखना होता है, और कन्फिग्रेशन देखते हो तो एक्सेप्शन भी आते हैं, पर इस तरह के एक्सेप्शन इसमें नहीं आते क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इधर वालों की कम उधर वालों की ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर जो एक्सेप्शंस आते हैं इस तरह के एक्सेप्शन इसमें नहीं होते। तो काफ़ी आसान सी चीज़ है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस काम की बात, ये बॉन्ड बनने से पहले की चीज़ है और ये बॉन्ड बनने के बाद के लिए डिफाइन होता है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है
और वैल्यू है तो उसको स्केल के बेसिस पर पैरामीटर्स में डिफाइन किया जाता है। तरीका देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉलिंग स्केल। ईएन को बताने के लिए सबसे पहले पॉलिंग स्केल ने काम में लिया था किसी एक एलिमेंट की ईएन को फिक्स करके बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके रेफरेंस में डिफाइन की थी। जैसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, तो उस 4 को काम में लेके बाकी सारे एलिमेंट जो उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो किस एनर्जी के रेस्पेक्ट में है, उन एनर्जीज को काम में लेते हुए उन्होंने डिफाइन किया और अलग अलग एलिमेंट की ईएन हमने सामने देखी है। आज जो हम वैल्यूज काम में लेते हैं वो बेसिकली इन्हीं की होती हैं। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका तरीका, ये पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनका ईएन हमारे काम में आता है क्या कहेंगे। हाइड्रोजन जो था उसका ईएन होता है 2.1, सबसे पहले आया। उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएं तो ये रहा एक ग्रुप। पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो हाइड्रोजन को आप यहाँ भी रखते हो, वहाँ भी रखते हो, क्योंकि वो नोटोरियस एलिमेंट होता है। तो हाइड्रोजन जो था उसका ईएन था 2.1। बाकी आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, आप ग्रुप में जा रहे हो तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से ईएन कम हो रही है। अगर हाइड्रोजन था तो उसका ईएन मैंने लिखा 2.1, तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन कम हो गए और इसका ईएन आया 1। अब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाने पर फैक्टर होता है Z इफेक्टिव। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस खींचेगा जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब क्या कहेंगे ईएन बढ़ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है ईएन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। जब आप सेकेंड पीरियड में मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि सेकेंड पीरियड में जो ईएन है वो बढ़ती है और बढ़ने का डिफरेंस जो होता है वो है 0.5। कैसे भाई 0.5 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का ईएन था 1, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। तो लेफ्ट से राइट जा रहे थे और ईएन बढ़ रहा था। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट होता है फ्लोरीन और दैट इज 4। नेक्स्ट वन, ऊपर से नीचे गए, साइज बढ़ा, साइज बढ़ेगा तो ईएन कम हो जाएगी। इसका था 1, सोडियम का हो गया 0.9। लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो कहेंगे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। थर्ड पीरियड में 4 बार इंक्रीज होता है 0.3, एक बार इंक्रीज होता है 0.4 और एक बार इंक्रीज होता है 0.5। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड के अंदर, और थर्ड पीरियड में आइडेंटिफाई करने का तरीका है। सोडियम का ईएन था 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फॉस्फोरस 2.1। 4 बार बढ़ा 0.3 से, अगली बार 0.4, 2.1 से 2.5 और अगली बार 0.5, 2.5 से 3, यहाँ तक पहुँचा। चलिए उसके बाद इसी में अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर से क्या कहेंगे, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, 1.9, 0.8, 0.8। उसके बाद नीचे जा रहे हो 0.7, 0.7। क्या समझ में आता है, मेजर चेंज आते हैं ऊपर की तरफ, नीचे जाते हो तो ईएन का चेंज या तो कांस्टेंट हो जाता है या फिर बहुत कम आता है। जैसे आपने देखा 0.8, 0.8, 0.7, 0.7 कम होता चला गया। ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट है। मिनिमम ईएन जो होती है ये है सीजियम और फ्रेंशियम। सीजियम हमारे काम में आता है क्योंकि फ्रेंशियम तो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की है और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। इसीलिए मोस्ट आयनिक कैरेक्टर रखने वाला बॉन्ड जो बनता है वो इन दोनों के बीच में बनता है CSF, नाम देते हैं सीजियम फ्लोराइड। मोस्ट आयनिक कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ भाई, डेल्टा ईएन होगा तभी तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस की वजह से एक पर माइनस और दूसरे पर प्लस होगा, और प्लस माइनस अपोजिट की वजह से अट्रैक्शन लगेगा। यही आयनिक बॉन्ड होता है। कब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब डेल्टा ईएन ज़्यादा हो। फ्लोरीन से ज़्यादा किसी की है नहीं और सीजियम से कम किसी की है नहीं, तो मैक्सिमम डेल्टा ईएन सीजियम फ्लोराइड का है। ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने पर ईएन कम हो रही है। फ्लोरीन की 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। तो ये ईएन के तरीके हो गए। कुछ ऐसे एलिमेंट जो लगभग सेम है, जैसे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का ईएन कितना लिखा गया, 3। कार्बन, सल्फर और आयोडीन का ईएन 2.5। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का ईएन सेम, दैट इज 2.1। बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप वाले दोनों एलिमेंट है और इनका ईएन हो गया 1.5। पोटेशियम और रुबिडियम 0.8, सीजियम और फ्रेंशियम 0.7। तो तरीका याद रखने का देखो क्या रहेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा
और Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ IP का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड पीरियड में डिफरेंस होता है 0.5 का, थर्ड पीरियड में 4 बार 0.3, एक बार 0.4 और एक बार 0.5 से बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने के साथ EN कम हो जाती है। मेजर चेंज आते हैं ऊपर की तरफ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है, नीचे वालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बोरोन फैमिली के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किन लगातार आने वाले 2 एलिमेंट में हाईएस्ट होगा? बोरोन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम इंडियम, इंडियम थेलियम। आंसर निकल के गया था बोरोन एल्यूमिनियम, क्योंकि ऊपर वालों में तो ये फिर भी डिफरेंस आपको दिखाई देता है, नीचे वाले में तो डिफरेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या फिर आता ही नहीं है, लगभग बराबर से हो जाता है। हम जो अभी तक बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल्स के लिए थी, और जो सबसे पहला स्केल हमने स्टडी किया उसे नाम दिया था पॉलिंग स्केल। ये वो स्केल है जिसकी वैल्यूज़ को हमें काम में लेना होता है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो ये वैल्यूज़ हैं जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग काम में आती हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमें काम में लेना होता है वो है मुलिकन का फॉर्मूला। मुलिकन का फॉर्मूला बड़ा ही आसान, ये हमें कहता है कि जो EN है वो एवरेज है इससे पहले वाले दोनों प्रॉपर्टीज़ का। पहले वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ मतलब IP और EA का अगर एवरेज निकालें तो वो EN के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल पर होती है IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। हमें दोनों की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो EN निकल के आ जाएगी जो होगी मुलिकन स्केल पर। और अगर बात करें EN तो EN तो यूनिटलेस है, पर IP और EA की यूनिट हो सकती हैं। 3 तरह की यूनिट आप पढ़ कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल और किलो कैलोरी। तो ये जो है यूनिट्स होती हैं, इन यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग हम दिखा रहे होते हैं कि क्या क्या जो है चेंज आ सकता है इनकी वैल्यूज़ के अंदर। किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कहा जाए तो हम कहेंगे कि जो मुलिकन स्केल की वैल्यूज़ हैं पॉलिंग स्केल से वेरी करेंगी। हर स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट आती है। पॉलिंग स्केल वैल्यू अलग बताएगा, मुलिकन का स्केल अलग बताएगा, और एक और फॉर्मूला होता है जो होता है ऑलरेड एंड रोशो स्केल, वो भी इसकी वैल्यू को अलग देगा। ऑलरेड रोशो स्केल और कुछ नहीं, वो एक रिलेशन है जो हमारे काम में आता है कि Z इफेक्टिव के साथ EN होता है डायरेक्ट और रेडियस R² के साथ उसका वैल्यू होता है इनवर्स। तो वो फैक्टर अफेक्टिंग में हमारे ऑलरेडी काम में आ जाता है, इसलिए उसे हमें काम में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से जो आप वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू जो आएगी वो मुलिकन स्केल की थी, और उस मुलिकन स्केल पर निकलने वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2.8 से डिवाइड कर देता हूँ तो जो वैल्यू चेंज होगी वो अब आएगी पॉलिंग स्केल पर। मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालकर इस फैक्टर से डिवाइड करके आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट हो जाती है पॉलिंग स्केल पर। तो देखो वैल्यू क्या निकल के आती है, वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा IP प्लस EA डिवाइडेड बाय 5.6, और अब की बार जो वैल्यू निकल के आएगी वो कौन से वाले स्केल के लिए होगी? पॉलिंग स्केल के लिए। ये तब के लिए जब IP और EA आपको दिए जाएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इस तरह की यूनिट के अंदर, और अगर यूनिट फिर से बदल दो, जैसे कहा गया किलो कैलोरी पर मोल में डिफाइन हुआ है, तो यूनिट फिर से जो है चेंज हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर बदलेगा, और फैक्टर हो जाएगा IP प्लस EA डिवाइडेड बाय 125। तो ये 125 वाला फैक्टर आता है जब आपको यूनिट जो दिए जाती हैं वो होती है किलो कैलोरी पर मोल। और एक और चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है आपको दे दे किलो जूल पर मोल में, और किलो जूल पर मोल में दिया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगी दिस वन इज इक्वल्स टू IP प्लस EA डिवाइडेड बाय 540, और अब की बार ये वैल्यूज कन्वर्ट होकर आएंगी पॉलिंग स्केल के लिए किलो जूल पर मोल के हिसाब से। तो हर एक यूनिट के करस्पॉन्डिंग ये फैक्टर डिवाइड करने वाला बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यूनिट बदलेंगे तो IP और EA की वैल्यूज में भी चेंज आएगा, पर उसका इफेक्ट EN पर नहीं आना चाहिए क्योंकि EN इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसीलिए डिवाइड करने वाला फैक्टर बदल दें ताकि वो इफेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाए उनके आपस में लगने वाले रिलेशन की वजह से। तो वैल्यूज जो हम काम में लेते हैं वो होती हैं पॉलिंग स्केल की, और फॉर्मूला जो बड़ा आसान सा हमारे काम में आता है वो होता है मुलिकन स्केल का IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2, और 2.8 से डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर दो पॉलिंग पर, और अब उसकी भी वैल्यूज को हम काम में ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन,
फैक्टर्स जो बताए गए, सबसे पहला साइज के साथ रिलेशन बनाए तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के करीब जितना होंगे, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के खींचने की पावर ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस जितना ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो साइज छोटा En ज़्यादा, और अगर साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ने के साथ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, खींचने की पावर भी कम तो En भी कम होगी। तो साइज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। तो रिलेशन निकल के आता है साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे जा रहे हो, नीचे जाओगे तो क्या कहेंगे, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। तो हम कह सकते हैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर En की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट वन बात करें, कहा गया अगला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट देखो किस तरह से हो रहा होगा। बात की जाए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पावर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करने की पावर का ही नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो कहेंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। तो Z इफेक्टिव का En के साथ रिलेशन डायरेक्ट, पॉजिटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम होगा। इसके अलावा Z इफेक्टिव को अप्लाई करने का तरीका एक पीरियड में, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो कहेंगे Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फिर En का वैल्यू भी बढ़ेगा। इधर वालों की En कम और उधर वालों की En ज़्यादा हो जाएगी। अप्लाई करते हैं डिफरेंट आयंस के लिए रिलेशन। लिखा गया चार्ज है +2, +4, +7, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ऑक्सीजन पे चार्ज आया -2, -1, 0, +1, +2, पॉजिटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। आयरन पे चार्ज आया है 0, +2 और +3, मतलब फेरस और फेरिक, सबसे ज़्यादा फेरिक, उसके बाद फेरस और उसके बाद आयरन, ये 0 चार्ज वाला हो गया। पॉजिटिव ज़्यादा En ज़्यादा, नेगेटिव ज़्यादा En कम, और लेफ्ट से राइट Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगी। अप्लाई करते हैं फैक्टर्स जो थे उसी के अंदर अगला फैक्टर लिखा गया परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। अच्छा, ये कब काम में आता है, जब आप बात करें हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे कि सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन जो हम लिखते हैं कहा गया sp, अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखा गया sp2, उसके बाद लिखा गया sp3। अब ज़रा देख के बताना, सबसे पहले वाले में जो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है वो कितना निकलेगा, S है 1, P भी है 1, टोटल हो गए 2, और 2 में से S बना है 1। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये निकल के आया दिस वन इज़ 50%। नेक्स्ट वन अगर बात करें sp2 लिखा, S 1 है और P 2 है, टोटल हो गए 3, 3 में से S है 1 तो ये बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये निकल के आएगा दिस वन इज़ 33%। अगले वाले में नोटिस करें, S है 1, P है 3 तो टोटल हो गए 4, और 4 में से S लिखा हुआ है 1, दिस वन इज़ 1/4, 1/4 का मतलब ये निकल के आया 25%। आप देख सकते हैं S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp में 50, sp2 में 33 और sp3 में 25। अब अगर S और P में कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे, S सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, और जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के खींचने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस जितना ज़्यादा खींचेगा शेयर्ड पेयर उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करने का टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो S कैरेक्टर बढ़ने के साथ खींचने की पावर बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो क्या कहेंगे, अगर अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा En होगी sp, उसके बाद होगी sp2 और उसके बाद होगी sp3। तो रिलेशन कहता है कि S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिडाइज्ड एटम के S कैरेक्टर के साथ En का रिलेशन कैसा बन के आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो Z इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट, साइज के साथ इनवर्स, और S कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट वाला रिलेशन होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा।
जब आप ग्रुप में मूव करोगे ऊपर से नीचे की तरफ तो हम कहेंगे नीचे जा रहे हो। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है जब आप ग्रुप में जाते हैं। यहाँ जनरली कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि इसमें चेंज आ सकता है और ये चेंज आता है उन एग्जाम्पल्स में जिनमें लगता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जिरकोनियम और हाफनियम में बात करें तो जो ईएन है वो ज़्यादा होगी हाफनियम की, क्योंकि हम तरीका सीख चुके हैं आईपी और ईए के अंदर। तरीका क्या कहता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन लगता है, हमने आईपी के एग्जाम्पल में बताया था, जब कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो साइज तो बराबर हो गई, पर अगर नीचे वाले का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो उसके लिए आईपी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। कई जगह पर ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई खास चेंज नहीं आएगा, पर अगर देखें तो कुछ जगह ये बढ़ सकता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और जनरल ट्रेंड की बात करें तो क्या कहें, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने पर ईएन कम हो रही है। फ्लोरीन की ईएन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और रेगुलर इंक्रीज होगा। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर जो मिसिंग है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आईपी भी डिपेंड कर रही थी, ईए भी डिपेंड कर रहा था, पर ईएन जो होता है ये बॉन्ड बनने के बाद की प्रॉपर्टी है, और अगर बॉन्ड बन चुका है तो हमें कन्फिग्रेशन देखने की नीड नहीं होती है। तो इसी वजह से हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड का कोई इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होने वाला। जैसे कि सेकेंड पीरियड की बात करें, एलिमेंट जमाए गए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं लिखा गया क्योंकि उनका ईएन माना जाता है 0। क्यों माना जाता है? क्योंकि ईएन डिफाइन होती है बॉन्डेड एटम्स के लिए, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जिनमें बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ना के बराबर हुआ। अब अगर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो उनका ईएन मान लिया जाता है 0। इसीलिए इनर्ट गैस का ईएन 0 माना जाता है, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑक्टेट पूरा होने की वजह से उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है, और ये बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है। दैट्स वाई इनर्ट गैस का ईएन 0 है। और बाकी फैक्टर क्या लग रहा है, जब आप पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ तो हम कहेंगे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है, और अगर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है तो हम कहते हैं इसकी वजह से ईएन का वैल्यू भी बढ़ेगा। सेकेंड पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो ईएन का वैल्यू बढ़ता है 0.5 से। एग्जाम्पल देखें, लिथियम का ईएन 1, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, 3, 3.5, 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए हो गई। थर्ड पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं तो ईएन का वैल्यू बढ़ता है 4 बार 0.3, 1 बार 0.4 और 1 बार 0.5 से। सोडियम का ईएन 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फॉस्फोरस 2.1, सल्फर 2.5 और क्लोरीन 3। तो इसीलिए कहा गया लेफ्ट से राइट जाने पर ईएन बढ़ेगा और टॉप से बॉटम जाने पर ईएन कम हो जाएगा। और जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए उनका ईएन माना जाता है 0। नेक्स्ट वन, अब ईएन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई करके आप आंसर देंगे। सबसे पहला, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या कहें, ईएन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनों को खींचने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। कौन खींचना प्रीफर करेगा, मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स का टेंडेंसी तो लूज करने का है और नॉन मेटल का टेंडेंसी गेन करने का है। तो कौन ज़्यादा खींचने चाहेंगे, नॉन मेटल्स। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन मेटल्स का ईएन ज़्यादा और मेटल्स का ईएन कम होता है। रिलेशन बन के आया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और मेटेलिक कैरेक्टर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का तो रिलेशन है डायरेक्ट, और मेटेलिक कैरेक्टर का EN के साथ रिलेशन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे अप्लाई करना है? पीरियोडिक वेरिएशन के हिसाब से देखें तो क्या कहेंगे, दो तरीके मूव करने के, लेफ्ट से राइट जा रहे हो या टॉप से बॉटम जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो देखो क्या कह सकते हैं, सबसे पहले कहा गया जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होता है? एक पीरियड के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर Z इफेक्टिव होता है, क्योंकि ग्रुप में जब Z इफेक्टिव निकालना सीखा था तो कह दिया था कि ग्रुप का Z इफेक्टिव तो होता है कांस्टेंट, इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने पर Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर सारे के सारे पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। सबसे बढ़िया नॉन मेटल जो यहाँ पर मिलता है वो होता है फ्लोरीन। मतलब क्या कहें, कौन से नॉन मेटल ज़्यादा बढ़िया, ऊपर वाले या नीचे वाले? नॉन मेटल्स ज़्यादा बढ़िया होते हैं ऊपर वाले। सबसे बढ़िया नॉन मेटल रहा फ्लोरीन। नेक्स्ट वन, जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं टॉप से बॉटम की तरफ, तो टॉप से बॉटम जाने पर हम कहेंगे नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा। अगर नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि EN का वैल्यू हो जाएगा कम, और EN कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो होगा कम और मेटेलिक कैरेक्टर होगा ज़्यादा। सबसे बढ़िया मेटल जो यहाँ पर मिलता है वो होता है सीजियम। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे ज़्यादा और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर ज़्यादा, और EN का रिलेशन नॉन मेटल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉन मेटल्स की EN होती है ज़्यादा और मेटल्स की EN होती है कम। नेक्स्ट वन, अगला कहा गया बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या कहें, दो टाइप का बॉन्ड बनाया, एक को कहा पोलर है और एक को कहा नॉन पोलर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एग्जांपल मैंने लिया H2 और एक मैंने लिया HF। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने शेयरिंग की तो इलेक्ट्रॉन पाए गए बीच में। क्या इन्हें कोई खींच पाया? दोनों की पावर सेम है, कोई नहीं खींच पाया, और कोई नहीं खींच पाया तो इलेक्ट्रॉन बीच में रह गए, और बीच में रह गए तो कोई चार्ज ही नहीं आया, और चार्ज ही नहीं आया तो 0-0 चार्ज की वजह से ये बॉन्ड बन गया नॉन पोलर। HF की बात करें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से हम जानते हैं कि फ्लोरीन की EN ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने नज़दीक खींच कर ले गया। नज़दीक खींच कर ले गया तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आया पार्शियल पॉजिटिव। अब ज़रा देखना इसके अंदर, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस और माइनस की, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से वहाँ पर अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये वाला बॉन्ड जो है इसको हम कहेंगे कि ये पोलर टाइप का बॉन्ड है, और इसके लिए मैं कहूँगा कि दिस वन इज़ नॉन पोलर बॉन्ड। तो एटम के कॉम्बिनेशन से बनने वाले बॉन्ड की जो पोलरिटी होती है वो आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट आया कि बॉन्ड की जो पोलरिटी होती है ये डिपेंड करती है EN के ऊपर। क्या कहा गया, यहाँ पर जब दोनों का EN सेम था तो ये बॉन्ड बना है नॉन पोलर, और जब EN का डिफरेंस आया तो ये बॉन्ड बन गया पोलर। तो इसीलिए अपन क्या कहेंगे, डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा उस बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कंपेयर करो इन चारों में, क्या कहोगे? हाइड्रोजन तो सभी में कॉमन है, हाइड्रोजन का EN तो फिक्स रहा। हाइड्रोजन का EN होता है 2.1, तो ये 2.1 EN तो हाइड्रोजन का है जो कि सभी जगह फिक्स है। बाकियों का EN चेक करें, फ्लोरीन का EN होता है 4, नेक्स्ट वन क्लोरीन का EN होता है 3, ब्रोमीन का EN होता है 2.8 और आयोडीन का EN होता है 2.5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकला 1.9। नेक्स्ट वन जो अगला डिफरेंस आया 0.9, उसके बाद डिफरेंस आया दिस वन इज़ 0.7 और उसके बाद डिफरेंस आया 0.4। क्या कहा जा सकता है, डेल्टा EN जो है वो सबसे ज़्यादा है HF, फिर है HCl, फिर है HBr और फिर है HI। और क्या कहेंगे, डेल्टा EN मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उनके बीच की पोलरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इन EN के डिफरेंस की वजह से ही तो चार्ज आते हैं, और एक जगह पर चार्ज आता है प्लस और एक जगह पर आता है माइनस। इसीलिए कहेंगे सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड बना HF। अच्छा, इन सभी में सबसे ज़्यादा पोलर अगर HF हुआ तो दोनों एटम एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि अगर EN का डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी, तो दोनों के प्लस माइनस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन,
और अट्रैक्शन की वजह से वो जुड़ेंगे और जुड़ने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड पोलर बनेगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसको ब्रेक करने की एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तोड़ना होगा HF को, तो सबसे आसानी से कौन टूटेगा? HI। और जो जितना आसानी से टूटता है वो उतना आसानी से हाइड्रोजन प्लस को रिलीज करेगा, और H प्लस रिलीज करने का मतलब कौन सी नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर। इसीलिए हम जानते हैं कि हाइड्राइड में सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होता है? HI। HF, HCl, HBr, HI। HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी? HF। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो केस में, इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल था और इसको तोड़ना आसान था। तो HI सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। उस वाले पॉइंट को भी हम यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शूमेकर एंड स्टीवनसन फॉर्मूला। देखो ये क्या बताता है, शूमेकर और स्टीवनसन बताते हैं कि जो दोनों एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है, जहाँ से हम रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो इन्होंने डिराइव किया है। DAB मतलब बॉन्ड लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला है RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN। डेल्टा EN मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? हम जानते थे कि जब अपन ने होमोडाइएटोमिक एटम के लिए रेडियस निकाला था, अगर पहले को नाम दिया A और अगले वाले को भी नाम दिया A, तो ये इन दोनों के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है जिसको हम नाम देते थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका जब आप हाफ करते थे तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आती थी वो कहलाती थी एटॉमिक रेडियस। इस तरीके से, और इस तरीके से जब यहाँ से आप रेडियस निकालते थे तो आप फॉर्मूला लगाते थे, दिस वन इज इसको मैं सही करके लिखूं तो मैं देखो क्या कहूँगा, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है DA बॉन्ड A, मतलब दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो दिस वन इज रेडियस ऑफ A बन के आएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 से। अब यहाँ पर देखो क्या निकल के आ रहा है, वो तब के लिए केस बना था जब दोनों एटम सेम थे, पर यहाँ पर दोनों एटम अलग अलग हैं, क्योंकि ये होमोडाइएटोमिक की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है हेट्रोडाइएटोमिक की। एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है। अब अगर यहाँ उसके तरीके से रेडियस निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। इसी वजह से आपको EN के डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ी, ज़रा उसको नोटिस करना। अगर वहाँ पे बात करूँ तो दोनों एटम सेम हैं, तो दोनों की पावर भी सेम है, खींचने की टेंडेंसी भी सेम है, और ऐसा कुछ है तो डेल्टा EN हो गया 0। ये 0 हुआ तो ये पूरी की पूरी जो टर्म थी ये 0 हो गई। पहला A है, दूसरा भी A है, रेडियस ऑफ A, रेडियस ऑफ A 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ A, तो रेडियस ऑफ A इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला बन के आ गया। पर यहाँ पर चेंज इसलिए आया क्योंकि दोनों की पावर अलग है। अब दोनों की पावर अलग है तो एक ज़्यादा खींचेगा, जिसने खींचा वहाँ माइनस, नहीं खींचा प्लस। प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज, प्लस और माइनस अपोजिट होने की वजह से क्या लगेगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लगेगा तो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और अगर ये नज़दीक आए तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। इसीलिए डेल्टा EN वाले फैक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी वजह से जब हेट्रोडाइएटोमिक में बात करते हो तो RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN करके उस फैक्टर को माइनस किया जाता है ताकि उसको कंपनसेट हम कर पाए। तो ये रिलेशन यहाँ पर काम में लिया। क्वेश्चन समझिएगा किस तरह से के एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि कहा गया क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ 198, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ 74, और आपको बताना है कि HCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए वही तरीका जो अभी तक हम सीख कर आए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बना रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 डेल्टा EN। डेल्टा EN तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन का 3, हाइड्रोजन का 2.1, और यहाँ पर आपको रेडियस दिया है फॉर्मूले के अंदर, पर क्वेश्चन ने रेडियस नहीं दिया, बॉन्ड लेंथ दिया है। तो वही फॉर्मूला जो होमोडाइएटोमिक के लिए था, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके सामने रेडियस आ जाएगी। लगाते हैं फॉर्मूला, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 डेल्टा EN। रेडियस ऑफ क्लोरीन नहीं दिया पर बॉन्ड लेंथ दिया था, तो बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियस बन गया।
बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ये हाइड्रोजन का रेडियस बन गया। हाइड्रोजन का रेडियस रखो, क्लोरीन का रेडियस रखो, माइनस 0.09 डेल्टा EN, 3 माइनस 2.1। बड़े में से छोटे को ही माइनस करना ताकि वैल्यू जो निकल के आए वो प्लस में रहे, ताकि इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर पाएं। तो 136 जो वैल्यू आया था उसमें से डेल्टा EN के साथ जो मल्टीप्लाई होकर फैक्टर आया उसे माइनस किया और फाइनल वैल्यू निकल के आई 135.919 पिकोमीटर। तो ये फॉर्मूला तब काम में लेना होता है जब हेट्रोडायटोमिक हो, क्योंकि होमो के लिए तो फॉर्मूला आप यहीं पे लगता हुआ देख सकते हो, जो बॉन्ड लेंथ है डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो उसका कहलाएगा रेडियस। तो यहाँ पर भी हम डेल्टा EN को काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, एक और कहा गया जब नेचर ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करना हो तो क्या होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड में 2 पॉइंट, या तो हम आयनिक की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे कोवेलेंट की। अब क्या कहेंगे अगर दोनों का EN सेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड पेयर तो बीच में रहेगा क्योंकि इसको तो कोई खींच ही नहीं पाया। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि इसका डेल्टा EN जो था, दोनों का EN बराबर होने की वजह से डेल्टा EN 0 हो गया, और 0 होने का मतलब चार्ज नहीं आया, और चार्ज नहीं आया मतलब ये वाला जो बॉन्ड था वो किस तरह का बॉन्ड कहलाया, नॉन पोलर। जबकि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना उसके इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन ने खींच लिए क्योंकि उसका EN ज़्यादा था। फ्लोरीन ने खींचा तो फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आया वो था पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आया ये चार्ज? क्योंकि इनके बीच में EN का डिफरेंस है, और अगर EN का डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे इस केस के अंदर डेल्टा EN की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा वो रहेगा पोलर बॉन्ड। उसमें चार्ज आए हैं मतलब कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, इसमें चार्ज नहीं आए मतलब ये कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड हुआ। अच्छा, काम की बात, कोई भी बॉन्ड न तो 100% आयनिक हो सकता है न 100% कोवेलेंट हो सकता है, पर हाँ दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह के रूल को काम में लेते हैं। कैसे काम में लेना है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताने का फॉर्मूला है 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN होल स्क्वायर। डेल्टा EN मतलब उनके बीच में EN का डिफरेंस। EN का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस ज़्यादा, ये डिफरेंस ज़्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। ये दोनों की EN है जिनको यहाँ हम काम में ले रहे हैं। अगर आप इस वाले के अंदर रखोगे H2 मॉलिक्यूल में, दोनों का EN सेम है, ये भी 0 ये भी 0, तो आयनिक कैरेक्टर 0। आयनिक कैरेक्टर 0 मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर 100%। पर ये तो बात सही नहीं हुई कि 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि आगे जाके एक रूल आता है जिसको हम नाम देते हैं फजान। फजान कहता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, और जब वॉन्डरवॉल वाला टाइप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स आएगा जिसको मैं नाम दूंगा लंदन डिस्पर्जन फोर्स। उसको एक और नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और वो अप्लाई होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। अब अगर उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी किसी इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना मतलब पोलरिटी तो आ सकती है, उन्हें भी पोलराइज किया जा सकता है, तो वहां से ये पॉइंट निकल के आएगा कि वो 100% कोवेलेंट वाला जो तरीका था वो ना रह के उसके अंदर डाइपोल आया, मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड भी थोड़ा सा पोलर हो गया, मतलब उसके अंदर कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर आने लगा, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बेसिस पर। और फजान कहता है कि केटायन और एनायन के बीच में जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है। तो फजान कहता है कि आयनिक के अंदर कोवेलेंट आएगा, और लंदन डिस्पर्जन कहता है कि कोवेलेंट के अंदर आयनिक आएगा। तो 100% न तो आयनिक बॉन्ड बनता है न कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। किसका परसेंटेज ज़्यादा है उसको बताने के लिए फॉर्मूला काम में आता है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट आयनिक कैरेक्टर रखने वाला कंपाउंड अगर बनाना है तो किस किस के बीच में बॉन्ड बनाएं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट होता है सीजियम। तो कंपाउंड बन के आएगा सीजियम फ्लोराइड। सीजियम का EN होता है 0.7 और फ्लोरीन का EN होता है 4। तो आज की टेबल के अकॉर्डिंग तो यही है जो सबसे ज़्यादा EN का डिफरेंस रखते हैं। अच्छा, इस डिफरेंस को अगर मैं यहाँ रख भी दूंगा, जैसे इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो ये निकल के आएगा 3.3। अगर इस डिफरेंस को यहाँ रख दूंगा तो भी आप समझ सकते हो कि ये 100% तो नहीं आने वाला।
मतलब इसकी वैल्यूज को रखने के बाद भी जो आंसर निकलेगा दिस वन इज 90.915%। मतलब हम कहेंगे कि जो बचा हुआ 9-10% है वो कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये तो मोस्ट आयनिक था, अब बाकी सब इससे कम ही आयनिक आएंगे, और अगर कम ही आयनिक आएंगे तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज और ज्यादा आएगा। तो एक बात क्लियरली यहां से निकल कर आती है कि 100% न तो आयनिक कंपाउंड बन सकता है और न कोवेलेंट बन सकता है। आयनिक के अंदर कोवेलेंट आते हैं और कोवेलेंट के अंदर आयनिक आते हैं। आयनिक में कोवेलेंट आना फजान रूल, और कोवेलेंट के अंदर आयनिक का आना लंदन डिस्पर्जन। और कौन कितना परसेंट आया उसको बताने का तरीका 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN होल स्क्वायर, यहां से अप्लाई करके उसका आंसर दिया जा सकता है।